हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ढेर सारा एमसीक्यू जो आपके आने वाले बॉटनी के एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप सब ज्वाइन हो चुके हैं, तो जल्दी ही शुरू करते हैं डिस्कशन करना। लेकिन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप हमारे देखो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव क्विज करते हैं, तो वहां पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन हो तो अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करा दो। ठीक। और मॉक टेस्ट में आना है तो मॉक टेस्ट में आ सकते हो, आपको नोट्स और बहुत सारे ये पीडीएफ भी हम बना के सही मार्क करके दे दूंगा। मतलब 10 डे हो जाएगा, आज 5 डे हो गया, मतलब 10 30 दहा में 300 एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन उनको जो हमारे मॉक टेस्ट में है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कंसेसिव सीक्वेंस ऑफ द प्रिब्नो बॉक्स। तो प्रिब्नो बॉक्स कहाँ पे होता है? जो प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है -10 बेस पेयर, ठीक है, जीन पे, तो उसको हम प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। और प्रिब्नो बॉक्स जो होता है वो क्या होता है भाई, पता है आपको? टी सीक्वेंस होता है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। द टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ द डीएनए दैट डज नॉट अकर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो होता है आपका ए डीएनए हो सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ बी डीएनए से बनेगा। फिर बी डीएनए आपका नॉर्मल डीएनए है, जहाँ पे प्रत्येक बेस पेयर के बीच में 0.34 एनएम का लेंथ होता है। 20 एंगस्ट्रॉम का उसका डायमीटर होता है। 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। जेड डीएनए जो है ये देखो राइट हैंडेड है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, जेड डीएनए वाला। और यहाँ पे अल्टरनेटिंग जीसी सीक्वेंस होता है। लेकिन सी डीएनए जो है इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए बोलते हैं। देखो ये कैसे बनता है, जब आरएनए जो होता है ना, आरएनए जो होता है यहाँ पे आरटी काम करता है। आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने एक हो जाता, तो वो होता है। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछ रहा है नॉन कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड जो कि स्टेबलाइज करता है डीएनए के डबल हेलिक्स को कनेक्टिंग एडजेसेंट एरोमेटिक रिंग ऑफ बेस पेयर। तो एरोमेटिक रिंग जो होता है, जैसे कि आप जानते हो ना, एरोमेटिक रिंग जैसे शुगर में होता है ना, कार्बन कार्बन ऐसे। तो जो ऐसे मान लो बेंजीन आप सुने थे, बेंजीन। तो बेंजीन में जो बॉन्ड होता था उसको हम क्या बोलते थे? एरोमेटिक ये है, तो इसके बीच में बॉन्ड को इसको हम पाई बॉन्ड बोलते थे, जो कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन करते थे। तो एक्चुअली में जो एरोमेटिक रिंग जैसे टायरोसिन है, तो वहां पे यहाँ पे टायरोसिन तो रहेगा नहीं। जैसे ये शुगर रहता है ना, शुगर कैसा होता है? पेंटोज होता है, तो वहां का जो बॉन्ड होता है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। गॉट इट। एक क्वेश्चन बताना, शुगर और बेस के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं, हाँ, तो आपको क्या करना है, ये जैसे हमने बताया कि ये पाई पाई बॉन्ड होता है। तो आप थोड़ा सा, जैसे आपसे कुछ पूछता हूं मैं, आप बताइए कि आपने सुना है क्या कभी ये साई बॉन्ड और आप ओमेगा बॉन्ड, फाई बॉन्ड है, फाई बॉन्ड और ये साई बॉन्ड और ये ओमेगा बॉन्ड, कहीं भी सुना है ये? रामचंद्रन प्लॉट में होता है ना, किसके किसके बीच में, ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि फाई बॉन्ड किसके किसके बीच में होता है, साई किसके बीच में होता है और ओमेगा किसके बीच में होता है। वैसे सीयूईटी में नहीं आएगा, टेंशन मत लो ना सुन के। इन डीएनए ट्रिपल हेलिक्स द थर्ड स्ट्रैंड इज अटैच्ड टू द डबल हेलिक्स बाई। तो वहां पे एक स्पेशल टाइप की पेयरिंग होती है, बस मैं कहूंगा तो याद ही कर लो कि हुग स्टीन पेयरिंग बोलते हैं। आएगा नहीं क्वेश्चन तो आपका वाटसन एंड क्रिक पेयरिंग मॉडल से आता है। तो आपको पता है कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स कब प्रपोज किया था? कब किया था? 1953 में किया था, और नोबेल प्राइज इनको मिला था 1962 में। ठीक। और इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करके बताया था मॉडल के बारे में कि यहाँ पे ऐसे बेस पेयरिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। एक और, हाँ, मैं उस समय क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको बताना है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? बताइए कौन सा बॉन्ड होता है? अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब आप पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, तो ये कराता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये पूछ रहा है कि भैया जो जीन होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होता है, मतलब डीएनए के टेम्पलेट पे कहाँ पे बाइंड होता है? तो बहुत लोग सोचते हैं ऑपरेटर से बाइंड होता है, नहीं, ये प्रमोटर से बाइंड होता है। देखो ना, आप जैसे लाइकोपेरान पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या होता है? रेगुलेटर होता है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर इधर क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन होती है ना, ये लैगोपेरान वाला।
तो ये जो रेगुलेटर जीन होता है ये बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन। एक्चुअली में जो ऑपरेटर से बाइंड चीज करता है वो आपका रिप्रेसर प्रोटीन होता है, ठीक। और प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ना, वही मैंने बताया ना, टाटा सीक्वेंस, ये सब ध्यान में रखना। रिबनो बॉक्स यार। अगला क्वेश्चन है एस एन आर एन पी किसमें फाउंड फाउंड किया जाता है? तो एस एन आर एन पी मतलब यही आरएनए जो होता है आरएनए का ही टाइप होता है। तो ये स्प्लाइसियोसोम में पाया जाता है, मतलब समझ रहे हो, जैसे आपका स्प्लिट जीन के बारे में सुना होगा, स्प्लिट जीन। तो जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना, तो डीएनए में सब कोडिंग सीक्वेंस नहीं होता, यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम इंट्रॉन बोलते हैं, ठीक। तो इससे जब होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो जो जीन बनता है उसको हम एच एन आरएनए बोलते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो इसमें कुछ कोडिंग वाला रीजन होता है, कुछ नॉन कोडिंग। तो स्प्लाइसियोसोम का काम क्या होता है कि ये जो नॉन कोडिंग वाला रीजन होता है जिसको हम इंट्रॉन बोलते हैं, उसको कट करके बाहर निकाल देना, और एक्सॉन वाले को जो कोडिंग वाला होता है उसको एक साथ जोड़ देना, स्प्लाइसिंग कर देना। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन के पास ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंट्रॉन किस जीन के पास होगा? तो बस आपको सोचना है कि सबसे बड़ा जीन, देखो वैसे तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रॉफिन इज द लार्जेस्ट जीन, लेकिन अगर डिस्ट्रॉफिन आए तो हम टीटीन को भी लार्जेस्ट जीन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो टीटीन अगर बड़ा है तो बड़ा है जीन है, तो इसके पास इंट्रॉन यानी कि नॉन कोडिंग भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो। एक देखो फैक्ट बताता हूँ आपको, पता है हमारे बॉडी में जो, मान लो अगर 100% जीन है ना, तो जो काम की जीन है वो 1 से 2% ही है, जो डीएनए का रीजन है 1 से 2%, और जो 97 से 98% डीएनए पे जो रीजन है कोडिंग सीक्वेंस है, वो तो भैया इंटरवेनिंग कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब आपके काम के नहीं है, और वहां पे पता नहीं कि पर सेकेंड कितने ज्यादा म्यूटेशन होते हैं। तो वो म्यूटेशन जो इंट्रॉन वाले रीजन में होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, देखो ना। फिर भी अगर ज्यादा म्यूटेशन हो रहे हैं, अगर रिपीट फिर बन रहे हैं सीजी रिपीट, तो बहुत सारे डिजीज भी होते हैं। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी में पर मिनट इंट्रॉन वाले रीजन में पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से म्यूटेशन होते हैं, हमें वो नहीं पता। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन है कि 1993 में नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में जीन स्प्लाइसिंग के लिए। तो यही हमने बताया कि जीन स्प्लाइसिंग का फेनोमेना किसने बताया था? तो वो शार्प एंड रॉबर्टिस ने बताया था। फिर शार्प एंड रॉबर्टिस, इतना याद कर लो। अब देखो, आप कैसे, मतलब आपके पास अगर टाइम हो तो इन तीनों का, वैसे मैं बताऊं तो मेरे को भी पता नहीं। जैसे वाक्समैन ने एंटीबायोटिक बनाया था, ठीक है, ये बताया, लेकिन और सबका पता नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो भैया कि गूगल करके देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, लेकिन कहीं ये पूछता नहीं है ना, तो ये वाला याद रखो, सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो ऑस्मोलाइट नहीं है? तो देखो, प्रोलीन है, अगर कोई ऐसा करके स्ट्रेस में प्लांट गुजर रहा है, उसको वाटर स्ट्रेस, सैलिनिटी स्ट्रेस है, तो प्रोलीन करेगा। सुक्रोज भी ऑस्मोलाइट की तरह काम कर सकता है, ट्री हेलोज भी कर सकता है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन नहीं करता है। प्लास्टोक्विनोन तो कहाँ पे रहता है पता है ना, जो आपका नॉन साइक्लिक ऐसे करके जेड स्कीम ये सब होता है वहां पे। अमेस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नाम सुन के याद कर लो कि अमेस टेस्ट होता है कि कोई भी ऐसा केमिकल है या फिजिकल फैक्टर है या बायोलॉजिकल फैक्टर है, उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो म्यूटेशन काज करा सकता है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था साल्मोनेला टाइफीमेरियम के ऊपर। तो अमेस टेस्ट यही बताता है कि कोई भी केमिकल की कितनी पोटेंशियल है कि वो कितना ज्यादा म्यूटेशन कॉज कर सकता है। तो उसका म्यूटाजेनिसिटी के ऊपर, मतलब अमेस टेस्ट किसी केमिकल का करता है तो उसका म्यूटाजेनिसिटी हम पता करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वो क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बेसिक यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज ओटीयू, यानी कि ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट। इसको हम कभी कभी नियो एडवेंसनियन टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इसको डेवलप किया था स्मिथ एंड सोकल ने, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है कि अक्रॉस इन विच द सक्सेस ऑफ पेरेंट आर रिवर्स ऑफ अनदर क्लास। मतलब जैसे मान लो ये कैपिटल वाई है, ये क्या है, स्मार्ट है। एक बार इसको हम मेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये मेल है, और इसको फीमेल की तरह, तब भी हमारा जो आ रहा है जीन या गैमिट या फर्स्ट जनरेशन, ये यही आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम मेल की तरह ट्रीट करें, इसको फीमेल की तरह करें, तब भी यही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेंडलिज्म कहता है कि भैया रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हेट्रोजाइगोट का रिसेसिव के साथ क्रॉस करा दोगे तो टेस्ट क्रॉस हम ये देखने के लिए पता करते हैं कि प्योर लाइन है कि नहीं है, मतलब जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स को पता करने के लिए करते हैं। बैक क्रॉस या तो हम आइदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो हम मतलब रिसेसिव से करा सकते हैं F1 का, या तो
डोमिनेंट से करा सकते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जहां पे दो कैरेक्टर को, जैसे कि कलर और हाइट को लेके, जैसे ये कैपिटल वाई है, ठीक है, ये हो गया कलर और ये सीड का शेप, तो ये दो कैरेक्टर हो गया ना डायहाइब्रिड। एंड्रूसियम एस्टेरेसी का कैसा होता है, तो वो सिनजेनेसियस होता है। फिलामेंट आर फ्री, एंथर आर फ्यूज, ऐसे करके होता है सिनजेनेसियस। पॉली एडल्फस होता है रूटेसी में, जहाँ पे बहुत सारे एंड्रूसियम एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। सिनेंड्रस जो होता है कुकुरबिटेसी में होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होते हैं। इसको एक बार चेक कर लेना ना, कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, कहीं एंथर एंथर फ्री फिलामेंट फ्यूज तो नहीं होता, लेकिन मेरे को लगता है कि भैया फिलामेंट फ्री होता है, एंथर फ्यूज होता है। मोनो एडल्फस कहाँ से होता है, ये मालवेसी में होता है मोनो एडल्फस। इसके साथ साथ ये मोरिंगा में भी हो सकता है, मोरिंगा में हो सकता है, ऑक्जेलिस में हो सकता है, ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि a specimen selected from the original material to serve as nomenclature type when no holotype was designated, तो इसको क्या कहेंगे। holotype क्या होता है, जब आथर ना सबसे पहले किसी को नाम देता है कि ये देखो सोलेनम नाइग्राम है ऐसे करके, तो आथर जिसको नाम देता है वो holotype है। लेकिन अगर holotype नाम नहीं दिया गया है या holotype खो गया है तो उसे हम लेक्टोटाइप बोलते हैं ना, लेक्टोटाइप। और लेप्टोटाइप भी नहीं है तो नियोटाइप बनाएंगे। तो ये चीजें बताया गया है। अब जैसे देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो आप कोर्स में भी पढ़ाया गया है, विनय सर ने पढ़ाया है टेक्सोनॉमी में, ठीक, यूट्यूब चैनल पे भी है और हमारे कोर्स में भी, तो उसको आप पढ़ सकते हो ना, तैयार कर सकते हो। मतलब टाइपिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूँ। ऑल द फॉलोइंग एक्ट टू इंक्रीज द स्पीसीज डाइवर्सिटी इसेप्ट, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब वहां पे उसका नंबर बढ़ाएगा, कौन घटाएगा। तो देखो कीस्टोन स्पीसीज रहेगा वो बढ़ाएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी को। आप सोचोगे सर कैसे बढ़ाएगा, तो मान लो जैसे हमने बताया था ना, सी उटर होता है, ऊद बिलाव समुद्र के अंदर, मान लो ई है सी उटर, सब बता देता हूँ थोड़ा सा। और ये है मान लो सी अर्चिन है। और ये क्या है, यहाँ पे केल्प है, मतलब समुद्री घास है समझ लो। तो अगर यहाँ पे मान लो ये है की स्टोन, समझो की स्टोन है, तो अगर इस की स्टोन को हम यहाँ से गायब कर दें की स्टोन को, तो ये सी अर्चिन क्या करेगा, केल्प को पूरा खा जाएगा और वहां पे केल्प पूरा खत्म हो जाएगा, माने कि स्पीसीज डाइवर्सिटी घट गई। लेकिन सी उटर यहाँ पे रहेगा, तो वो सी अर्चिन के नंबर को कंट्रोल करके रखेगा, मतलब सी उटर सी अर्चिन को खाएगा तो इसका नंबर कंट्रोल में रहेगा, और सी अर्चिन कम रहेंगे तो इसको भी कम खाएंगे, मतलब सारे कंट्रोल में रहेगा। तो कीस्टोन स्पीसीज जैसे इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं, तो ये सही हो गया। कंपिटेटिव एक्सक्लूजन, देखो कंपिटेटिव मतलब अगर दो स्पीसीज एक साथ रह रहे हैं, एक मर गया दूसरा जिंदा है, तो इससे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी नहीं घटेगी, यानी कि ये गलत चीज है, यानी कि यही सही होगा। मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं पे जैसे मान लो मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे कर रहे हो ना, कि आपके घर पे शादी पड़ी है, आपने न्योता दिया है 100 लोगों का, लेकिन अब वहां पे 200 लोग आ गए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पास पास करके, तो वो क्या करेगा, उसमें कंपटीशन होगा, लोग मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा भैया। तो अगर सही से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, रैंडम रहेगा, तो अच्छे से वो न्यूट्रिएंट ले पाएंगे, डाइवर्सिटी बढ़ेगी इससे। पैची इन्वायरमेंट, अगर अगर मौसम चेंज रहेंगे इन्वायरमेंट का, मान लो जैसे एक मान लो ये आपका इकोसिस्टम है ना, अब देखो यहाँ पे मान लो गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे बरसात थोड़ा, यहाँ पे कम गर्मी, यहाँ पे ज्यादा गर्मी, ऐसे करके सारी जगह मान लो एक जैसा एनवायरनमेंट रहता, तो कोई भी ऐसा मान लो मौसम चेंज होता, मान लो ज्यादा ही गर्मी पड़ गया, तो सारे लोग सह नहीं पाते, मर जाते। लेकिन अलग एक ही एरिया इकोसिस्टम में, मतलब बड़ा इकोसिस्टम में अलग अलग इन्वायरमेंट रहेगा, तो मान लो यहाँ के लोग मर गए तो यहाँ के तो बचे रहेंगे, इससे तो बढ़ेगा ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन है एविडेंस, देखो ध्यान से सुनना। सो दैट सम ग्रासेस बेनिफिट फ्रॉम बीइंग ग्रेज, वैसे देखो कि वैसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जो एनिमल होते हैं जो हर्बीवोर होते हैं ग्रास को चरते हैं, तो ये कौन सा इंटेक्शन है। अगर नॉर्मली पूछता कि ग्रास को एक गैया चर रही है, एक गाय खाती है घास को, तो ये कौन सा इंटेक्शन, तो ये प्रिडेशन होगा नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भैया कुछ ग्रास ऐसे होते हैं जिसको कोई पशु चरता है तो उसको फायदा होता है, तो इस तरह के इंटेक्शन को क्या कहेंगे, तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। देखो गैया घास चर रही है, गैया को भी फायदा है, लेकिन ग्रास को चरने से उसमें बहुत सारा इंटर कैलोरी मेरिस्टेम एक्टिवेट हो रहा है, जिससे कि वो और ऐसे करके ग्रो हो रहा है, मतलब और उसमें से ब्रांचेस निकल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है, लॉजिक वाला है, ठीक है। नामली देखते तो प्रिडेशन होता, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सम ग्रासेस बेनिफिट फ्रॉम बीइंग ग्रेज्ड, तो गैया चरेगी, गैया का पेट भरेगा, गैया को भी फायदा, पौधे को भी फायदा, और क्या।
जीन फ्लो, तो आपने हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा, नो म्यूटेशन, रैंडम मैटिंग, नो जीन फ्लो, नो इमिग्रेशन। तो ये पॉपुलेशन के अंदर होता है जीन फ्लो, ये सब ना, मतलब एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत लोग रह रहे हैं, ठीक। यहाँ से अगर कोई बाहर चला गया तो इसका मतलब कम हो गया, कोई अंदर से बाहर से अंदर आ गया दूसरे कैटेगरी का इंसान, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीन फ्लो बना है, तो पॉपुलेशन के अंदर ये सब होता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, जैसे मान लो एक इन्वायरमेंट है, ऐसे करके एक जगह है, तो यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे मस्त से बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, मस्त से करेंगी, जब तक यहाँ पे खाना है, जगह है, डिवाइड करेंगे, लेकिन खाना भी खत्म, जगह भी खत्म, फिर कंपटीशन हो जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई भी हमारा इन्वायरमेंट है, वो कोई भी हमारा जगह है, तो वहां पे कितने सारे रिसोर्सेस हैं, जब तक वहां पे रिसोर्सेस रहेंगी तब तक ग्रोथ सही से होता रहेगा, लेकिन जैसे ही रिसोर्सेस खत्म, जगह खत्म, वहां पे ग्रोथ कर्व यस शेप्ड आ जाएगा, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व देखा जाएगा, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है एक्चुअली में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इनहिबिटर, दो की इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को पीएस सेकेंड टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, मतलब पीएस सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कौन रोकता है, तो उसका नाम होता है डीसीएमयू। इसको डाई उरान भी बोलते हैं, डाई क्लोरो डाई मेथिल, कुछ ऐसे करके फुल फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में बता देना, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। पैराकोएट क्या होता है, पैराकोएट को वियोला जेन भी बोलते हैं, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को, किसमें इनहिबिट करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में करता है, और इसी को मेथिल वियोला जेन भी बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, एक्चुअली में यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक थ्योरी की बात कर रहा है, तो उनका काम यही होता है कि वो हाइड्रोजन को पंप करते हैं, कहाँ पे, ल्यूमेन में, और इकट्ठा करके ल्यूमेन से एकाएक, मतलब वहां पे जब हाइड्रोजन को निकाला जाता है तो वहां पे एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एटीपी को सिंथेसाइज कर लिया जाता है कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा। तो ये सी होगा। चलो बताओ कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म किसने दिया था, पीटर मिचेल ने दिया था। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, रेडी, चलो बताओ, एटीपी को खोजा किसने था, एटीपी का डिस्कवरी किसने किया था और कब किया था, एटीपी साइकिल के बारे में किसने बताया था, और एटीपी जो होता है सीएमपी के अंदर बदलता है, इसको किसने बताया था, सीएमपी साइकिल पता है। एटीपी डिस्कवर किया गया था लोहमैन के द्वारा, लोहमैन 1920, ठीक। एटीपी साइकिल को लिपमान ने बताया था, और एटीपी जो सीएमपी साइकिल है इसको सदरलैंड ने बताया था, सदरलैंड, मैचिंग में आ सकता है, याद कर लेना, नोट कर लेना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटर ऑफ माइटोकांड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो माइटोकांड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है वो रोटेनोन होता है, जिसको हम रेड पॉइजन भी बोलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर होता है। चलो आप बताओ कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर कौन है, कॉम्प्लेक्स 4 का बताओ, और कॉम्प्लेक्स 5 का बताओ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं पढ़े हो, क्या होगा भाई, हम्म एग्जाम आ गया, मार्च आने वाला है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स 5 क्या बोल रहा हूँ। प्लांट रेस्पिरेशन कभी नहीं पढ़े, कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर कौन है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वाला जो है, साइनाइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। कॉम्प्लेक्स 5 का कौन होता है, आर्टोवर्टीन, कॉम्प्लेक्स 5 को हम एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं। भाई पढ़ो और क्या। अब हमसे कुछ लोग मैसेज करेंगे सर ये सब कहाँ से पढ़े सर, कौन सा बुक फॉलो करे सर, बुक फॉलो करोगे, गूगल है ना, गूगल पे सर्च करके पढ़ो, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखो। हम्म अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस प्रोटीन, तो जब प्लांट स्ट्रेस में जाता है तो अलग अलग प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जैसे ये हीट शॉक प्रोटीन हो सकता है, लिया प्रोटीन जो होता है डेसिकेशन टॉलरेंस, मतलब सूखा पड़ता है तब होता है, डिहाइड्रेंस भी सूखा के टाइम पे होता है, बट फास्फो प्रोटीन नहीं होता है, तो ये होगा राइट आंसर, ये हीट शॉक प्रोटीन मतलब स्ट्रेस प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है, तो भैया प्लास्टोक्यूनोन जो होता है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। तो ये सब सिंपल चीजें हैं। जिब्रेलिन का इनहिबिटर कौन होता है, तो देखो टीबा इज द इनहिबिटर ऑफ ऑक्जीन, टीबा किसका इनहिबिटर है, ऑक्जीन का इनहिबिटर है, और पैक्लोबिट्रोजोल हो गया, सी हो गया, ये सब इनहिबिटर है GA3 का, गॉट इट।
और एक डेल्ला डेल्ला जो होता है डेल्ला, ये भी इनहिबिटर हम जिब्रेलिन का बोलते हैं। A lichen that have both green algae and cyanobacterial symbiote. The cyanobacteria are restricted to, देखो ना कुछ जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं लाइकेन के अंदर, जैसे इसिडिया सोरेडिया सोरेलिया, ये सब। तो इसमें देखो इसिडिया सोरेडिया में क्या हो सकता है, मतलब होता है दोनों रहते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया का पार्ट, मतलब ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी इन दोनों में साथ साथ रहते हैं। लेकिन सिफेलोपोडिया एक सेपरेबल आउटग्रोथ बनता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी नहीं होते ना, याद कर लेना। इसिडिया क्या होता है, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का होता है। इसिडिया क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये थोड़ा सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सोरेडिया भी सेपरेबल आउटग्रोथ होता है जो कि रिप्रोडक्शन में। सोरेलिया देख लेना, मेरे को नया टर्म मिला, बताओ सोरेलिया पता है क्या? कमेंट बता देना। देखो लाइव कमेंट जो चलता है यहाँ पे आप कमेंट करते ही हैं, लेकिन वीडियो खत्म हो तो प्लीज, नहीं तो अभी वीडियो देखते देखते, नहीं वीडियो खत्म हो तब करके जाना, मतलब छोड़ के जाओ लेक्चर तो वीडियो कमेंट, मतलब कमेंट कर दो नीचे कुछ अच्छा सा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेज ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ बोथ एनर्जी एंड कार्बन। तो देखो अब एनर्जी के तरह भी तो फोटो तो कहेंगे नहीं, मतलब सनलाइट की तो बात गई, क्योंकि अगर एनर्जी के लिए सनलाइट रहता तब हम फोटो बोलते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ, तो कार्बन का यूज कर रहा है तो ऑटो तो कहेंगे नहीं, हेट्रो होगा। तो ये क्या हो गया, कीमो हेट्रोट्रॉफ हो गया सही से। अगला क्वेश्चन है, कोएंजाइम ए का प्रिकर्सर कौन होता है? तो कोएंजाइम ए का प्रिकर्सर पैंटोथेनिक एसिड होता है। चलो एक टास्क देता हूं आपको, आप ना कोई कमेंट सेक्शन में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे कि बात करूं कौन कौन विटामिन है, जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे राइबोफ्लेविन, थियामीन, ठीक है, और नियासिन, ये सब जो भी चीजें हैं इनका क्या होता है प्रिकर्सर, वो आपको बताना है। मतलब कौन सा केमिकल रिएक्शन कराते हैं ये बताओ, मतलब अलग अलग विटामिन का पहले नाम बताओ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है और वो कौन सा रिएक्शन कराते हैं ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेटोलिथ? स्टेटोसिस्ट नहीं है, स्टेटोलिथ है। स्टेटोलिथ जो होते हैं ये रूट कैप वाले रीजन में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? रूट कैप वाले रीजन में मिलते हैं, और ये ग्रेविटी को सेंस करते हैं और रूट को नीचे की तरफ ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया इज थ्रू। तो ये क्वेश्चन वैसे पूछना नहीं चाहिए सीयूटी में, लेकिन याद कर लेना, टिम और टॉम कॉम्प्लेक्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन ले जाने में हेल्प करते हैं। और टिक एंड टॉक कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ना। कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट टेकन अप बाय माइकोराइजल फंगस डायरेक्टली फ्रॉम द लीफ लीडर। तो देखो माइकोराइजा की बात करें, और माइकोराइजा जो होता है इट इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, और ये माइकोराइजा इनहांस करता है फास्फोरस के अपटिक को। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि इक्टोमाइकोराइजा कहाँ पे होता है, इंडोमाइकोराइजा कहाँ पे होता है, और आपको बताना है कि जो वैम होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे फंजाई का कौन सा ग्रुप एसोसिएशन करके रखता है। तो इतना बता दो। और ये भी ध्यान में दो कि भैया जिसको मॉक टेस्ट में आना है, ठीक, तो वो हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है, यहाँ पे ऊपर नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक, और एक बात और, अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम तैयार है, ध्यान रखो उन्हीं को ऐड किया जाएगा जो अगले साल के लिए है। कुछ ज्यादा नहीं, जिनको कुछ नहीं आता उनको बताया जाएगा कि अभी से नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करके जाना ना।